सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु। संवाद सेतु में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 समाचार लेखन। समाचार लेखन के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि जो समाचार माध्यम के अंतर्गत 3 मुख्य रूप से जो माध्यम है उसमें हमने मुद्रित माध्यमों में लेखन पढ़ लिया था। उसका थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था समाचार के 6 प्रकार, और समाचार के 6 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ठीक है। और इन्हीं से मतलब इसी में समाचार क्या है, शुरुआत में ही इन सवालों में ये खबर लिखी जाती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इंट्रो। इंट्रो क्या है? इंट्रो जो है समाचार की जो शुरुआत की पंक्तियां हैं वे खबर का इंट्रो होता है, और इसमें 6 प्रकारों की जानकारी एक साथ दे दी जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली आधुनिक समय में समाचार लेखन की बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय शैली है, और इसमें 3 बातों के साथ में समाचार पूरा लिखा जाता है। जिसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण है, देखिए सेकेंड पॉइंट तो इंट्रो, और थर्ड पॉइंट में हमने जो उल्टा पिरामिड शैली पढ़ा है, उल्टा पिरामिड शैली में ये रिवाइज मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो भी आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में समझा है वो एक बार आपके फिर से माइंड में आ जाए कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली में 3 आधार पर जो समाचार लिखे जाते हैं, और उसमें 3 बातें जो है वो मुख्य होती है। ठीक है। 3 बातें कौन सी मुख्य होती है? वो होती है सबसे पहले इंट्रो, फिर आता है बॉडी, और फिर आता है समापन। ठीक है। तो ये 3 बातें मुख्य होती है इसमें, इंट्रो, बॉडी और समापन। ये उल्टा पिरामिड शैली है। इन तीनों के आधार पर ही समाचार लिखा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो सबसे महत्व की खबर होती है वह सबसे पहले सबसे ऊपर लिखी जाती है इंट्रो। उसके बाद में क्रम से घटते मतलब उसके बाद में घटनाक्रम के अनुसार कम महत्व की खबरों से क्रम के अनुसार खबर लिखी जाती है, और अंत में समापन। फिर बात आती है स्टोरी की। तो समाचार लेखन के क्षेत्र में जो मीडिया की दुनिया है, मीडिया की दुनिया में जो खबर होती है उस खबर को स्टोरी कहते हैं। कोई भी छोटी खबर को हम स्टोरी नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात की बड़ी विस्तृत और महत्व की जो खबर होती है जो फ्रंट पेज पर छपती है वह कहलाती है कवर स्टोरी, और जो बड़ी खबरें होती है विशेष रूप से उनको स्टोरी कहा जाता है मीडिया की दुनिया में। फिर बात आती है कॉलम की कि कॉलम में बटी खबरें होती है। ठीक है। जो भी आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग कॉलम बने होते हैं जिनमें वे खबरें लिखी होती हैं। कई बार एक खबर के लिए एक ही कॉलम काफी होता है अगर खबर छोटी हो तो, परंतु खबर यदि बड़ी है तो फिर और 4 कॉलम से अधिक में यदि वह आ रही है तो उसको फोटो के साथ में 4 कॉलम से अधिक में लिखा जाता है। ठीक है। तो वह जो खबर होती है जो 4 या उससे अधिक कॉलम में आती है, फोटो के साथ छपती है, उसको कहा जाता है स्टोरी, या बड़ी खबर होती है वो, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बड़ी स्टोरी कहा जाता है, कवर स्टोरी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। तो हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या होता है? हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज होता है जो किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना, रोजमर्रा के जीवन में जो बड़ी दुर्घटनाएं होती है, क्राइम से रिलेटेड हो, या फिर जो दैनिक जीवन में होने वाली
घटनाक्रम है, इन सब से संबंधित होती है, किसी अपराध से जुड़ी हुई खबर होती है, तो ये सारी किसके अंतर्गत आती है? ये सारी की सारी आती हैं हार्ड न्यूज के अंतर्गत। और जो सॉफ्ट न्यूज होती है, सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत क्या आती है? सॉफ्ट न्यूज में मानवीय रुचि से जुड़ी हुई खबरें आती है और बहुत ही मार्मिक जो खबरें होती है, संवेदनाओं को स्पर्श करती हुई जो खबरें होती है, वो सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत आती है। तो इतना कुछ हमने पढ़ लिया था मुद्रित माध्यम में, मुद्रित माध्यम के लेखन में। तो ये सारी बातें तो अब आपको फिर से रिवाइज हो चुकी हैं, तो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन की। ठीक है, दूसरा जो समाचार लेखन का माध्यम है, पहला माध्यम हमने पढ़ लिया है मुद्रित माध्यम, समाचार लेखन का पहला माध्यम मुद्रित माध्यम। अब हम दूसरा माध्यम पढ़ने जा रहे हैं और वह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। ठीक है, तो फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। यह है हमारा दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यदि हम बात करें तो हमारे माइंड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम लेते ही रेडियो आता है ना, या फिर टीवी आता है, टेलीविजन आता है। तो रेडियो है, टेलीविजन है, या फिर फिल्में हैं, केबल है, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ठीक है, और इनके माध्यम से हम समाचारों को सुनते हैं, देश विदेश की जो भी खबरें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो फिर जिस तरह से मुद्रित माध्यमों को हम कागज में अर्थात प्रिंट के जरिए लिखते हैं, ठीक है, मुद्रित माध्यम में तो क्या होता है, किसी भी समाचार को प्रिंट किया जाता है। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें बिजली के साथ जुड़े हुए जो उपकरण हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। और ये जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है, वे क्या होते हैं? वे दृश्य माध्यम होते हैं, श्रव्य माध्यम होते हैं, या फिर दृश्य या श्रव्य माध्यम होते हैं। ठीक है, तो दृश्य या श्रव्य माध्यम में टीवी, रेडियो आदि आते हैं और इनके माध्यम से भी हम देश विदेश की समाचारों के बारे में वहाँ की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रेडियो है वह श्रव्य माध्यम है, इसी प्रकार से जो टीवी है वह दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यम का काम करता है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत तो टीवी आ जाता है। ठीक है, श्रव्य माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? रेडियो, और दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविजन। दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविजन आ सकता है। ठीक है, तो और फिल्म जो होती है वो भी दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत ही आती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है और ये मनोरंजन से लेकर के सूचना तक हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए, प्राचीन समय में तो किसी प्रकार की कोई लेखन की भी प्रथा नहीं थी, लेकिन जो विचारक होते थे, चिंतक होते थे, लेखक आदि होते थे, वे क्या करते थे? बोलकर अपनी बात कहते थे। तो इस प्रकार से स्वर, आवाज, शब्द मात्र शक्ति से ही जीवित रहते थे। तो फिर अब कहा जा सकता है
कि ये जो ध्वनि है ये मानवीय स्वभाव के बहुत अधिक निकट है। तो ध्वनि जो है वो ध्वनि स्वर ये उसके अंदर तक समाहित रहता है। जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखिए यदि हम केवल पढ़ते हैं तो जो पढ़ा हुआ है वो हमें बहुत देर तक याद नहीं रहता है, परंतु हम जो कुछ भी सुनते हैं वह हमें अंदर तक प्रभावित करता है और वह हमें अधिक समय तक याद रहता है, क्योंकि हमारी जो चेतन शक्ति है वो उन ध्वनि से, उन स्वरों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ध्वनि और शब्दों के माध्यम को ही रेडियो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसी में इनका सामंजस्य होता है और ध्वनि और शब्दों का तालमेल किसमें होता है? रेडियो में होता है। रेडियो में हम देख नहीं सकते लेकिन हम सुन सकते हैं, है ना। जिस तरह से हम टीवी में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, परंतु रेडियो में हम केवल देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किन्हीं दृश्य, श्रव्य या फिर श्रव्य माध्यमों का नाम लिखिए। तो आपके जो दृश्य श्रव्य माध्यम है वह तो टेलीविजन आ जाएगा, जो श्रव्य माध्यम है वह रेडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो समाचार साधनों से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो क्या है कि इनके कारण से विश्व की जो भौगोलिक दूरियां हैं वे मिट गई हैं और जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया कन्वर्जेंस, साइबर स्पेस संदर्भित संचार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब बहुत जल्दी तरक्की हुई है इस क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखे जाने वाले जो समाचार होते हैं वे प्रिंट मीडिया से अलग होते हैं। अब किस प्रकार से अलग होते हैं ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समाचार लेखन की। अब देखिए, जैसे रेडियो समाचार होते हैं तो रेडियो समाचार में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है? तो सबसे पहली बात तो यह है, रेडियो पर सबने लगभग समाचार सुने होंगे। तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय होता है रेडियो पर समाचारों का, और उस आधे घंटे में ही जो एंकर होता है उसको अधिक से अधिक सूचनाएं हम तक, समाचार हम तक पहुंचाने होते हैं, श्रोताओं तक पहुंचाने होते हैं। तो इसलिए समय सीमा का इसमें निर्धारण किया जाता है। खबरें जो होती है वो अधिक विस्तार से नहीं बताई जाती है बल्कि थोड़ी संक्षेप में बताई जाती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो खबरें, इसमें रेडियो समाचार जो होता है उसमें खबरें अधिक विस्तार से नहीं होती है, और इंट्रो मतलब कि खबरें लगभग कितनी होती है, समाचार का जितना इंट्रो होता है, इंट्रो आप समझ ही गए होंगे, तो समाचार का जितना इंट्रो होता है उससे थोड़ी बड़ी खबर हो सकती है रेडियो पर। इसके अलावा रेडियो बुलेटिन की समय सीमा तय होती है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप उनको ध्यान रखिए। रेडियो समाचार के समय किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है, और टेलीविजन पर जो समाचार होते हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। तो रेडियो समाचार में तो पहली बात क्या है ध्यान रखने योग्य, इसमें पहली ध्यान रखने योग्य बात यह है कि खबरें अधिक विस्तार से नहीं होती हैं। ठीक है, खबरें अधिक विस्तार से नहीं होती। और दूसरी बात क्या है, समय सीमा इसमें निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रेडियो बुलेटिन मतलब रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार। तो रेडियो बुलेटिन की समय सीमा, ध्यान रखना होता है कि इसकी समय सीमा अधिक नहीं होती है और वह निर्धारित होती है, मतलब ये एक लिमिट में होती है।
और जो आधे घंटे के बुलेटिन में इनको अधिक से अधिक खबरें सुनानी होती है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं जो इसमें ध्यान रखने योग्य है। इसके साथ ही एक पॉइंट और है, और वह पॉइंट कौन सा है? वह पॉइंट ये है कि रेडियो समाचार में केवल समाचार सुने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा बहुत ही स्पष्ट, सरल होनी चाहिए, प्रवाहमय होनी चाहिए। तो इस बात का भी इसमें ध्यान रखना आवश्यक होता है कि रेडियो बुलेटिन में भाषा स्पष्ट, सरल व प्रवाहमय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका, ताकि श्रोता जो है वो, क्योंकि उस पर केवल सुन ही सकता है, तो वह समाचार को आसानी से समझ सके, इसलिए इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा में सहज, सरल, स्पष्ट और प्रवाहमानता का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। तो ये बात हो गई रेडियो समाचार की। अब हम बात करते हैं टेलीविजन समाचार। ठीक है, तो टेलीविजन समाचार कोई भी मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने टेलीविजन पर न्यूज ना सुनी हो, न्यूज ना देखी हो। तो आपको, क्योंकि आपने देखा भी है न्यूज, सुना भी है टीवी पर, तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में भी आने वाला है। जो टेलीविजन है, टेलीविजन में श्रव्य के साथ साथ में दृश्य की, मतलब विजुअलिटी की बहुत ज्यादा इसका महत्व होता है। ठीक है, विजुअल्स की प्रधानता होती है इसमें। तो इसमें कोई भी समाचार सुनाते और दिखाते समय, किसी भी समाचार का प्रसारण करते समय उससे जुड़ी हुई उससे जुड़ा हुआ जो दृश्य होता है वह भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता है। और जब हम किसी समाचार के साथ में उससे जुड़ा हुआ वह जो दृश्य देखते हैं, तब वह हमारे मस्तिष्क में जो खबर होती है वह स्थायी रूप से बैठ जाती है। तो ये इसका एक लाभ है। और ये जो खबरें होती है ये दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और टीवी की दुनिया में कुल मिलाकर के विजुअल्स ही सब कुछ होता है, क्योंकि उसमें विजुअल्स मतलब जो दृश्य होते हैं वही सब कुछ होता है। और खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह उन दृश्यों के अनुसार ही होती है। एंकर या फिर जो रिपोर्टर जो होता है या संपादक जो होता है, जो भी न्यूज तैयार करता है, न्यूज की जो स्क्रिप्ट लिखता है, वह उन दृश्यों को ध्यान में रख करके, जो दृश्य उस समाचार के साथ में दिखाए जाने वाले हैं, उन दृश्यों को ध्यान में रख करके ही दिखाया जाता है। और ऐसा कह सकते हैं हम कि जैसे जैसे वो जो दृश्य हमारे सामने आते जाते हैं, तो स्क्रिप्ट भी उन्हीं के अनुसार एंकर के द्वारा चलती रहती है। और ये जो दृश्य का काम है, ये कौन करता है? दृश्य का काम कैमरा करता है। ठीक है, इसके साथ ही स्क्रिप्ट लिखने का काम जो है वो या तो रिपोर्टर के द्वारा किया जाता है या फिर उसके समाचार के संपादक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो टेलीविजन के समाचार जो है उसमें समाचार के स्क्रिप्ट के साथ साथ ही दृश्य का महत्व होता है, और इसके साथ में निरंतर ये दृश्य चलते रहते हैं स्क्रिप्ट के साथ साथ। अब देखिए, एक जो मुख्य बात आपके जानने योग्य है, उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, समाचार बाइट्स। ठीक है, तो ये बाइट क्या होते हैं? बाइट्स क्या होते हैं टेलीविजन समाचार के अंतर्गत? सेकंड जो है साधन वो कौन सा है? टेलीविजन समाचार। पहला हमने रेडियो समाचार समझा था। अब टेलीविजन समाचार में हमने पढ़ा कि
विजुअल्स की अहम भूमिका होती है। समाचार के स्क्रिप्ट के साथ साथ ही दृश्य भी चलते रहते हैं। और अब हम बात करते हैं बाइट्स की, ठीक है। तो फिर ये बाइट्स क्या होते हैं, बाइट्स पर टिके हुए समाचार कौन से होते हैं? तो आपने देखे, सबने समाचार देखे हुए हैं, टेलीविजन पर न्यूज सभी अक्सर देखते ही हैं, सुनते ही हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई एक न्यूज बताई जा रही है, कोई महत्व की एक न्यूज बताई जा रही है और उसी न्यूज से संबंधित जो चर्चा है वह साथ ही साथ वहां पर की जाती है। तो उस न्यूज से संबंधित चर्चा करने के लिए, उस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ विषय विशेषज्ञ होते हैं और उनको वहां स्टूडियो में बुलाया जाता है और स्टूडियो में वो जो न्यूज दिखाई जा रही है उस न्यूज से संबंधित ही प्रश्न उनसे किए जाते हैं और वे लगातार उसके बारे में, उनको समय दिया जाता है अलग अलग। और ये जो समय होता है ये 20 से लेकर के 40 सेकंड के लगभग होता है, ठीक है। 20 से 40 सेकंड के समय में उन्हें इसके बारे में बोलना होता है। तो ये जो एक लघु साक्षात्कार जिसको हम कह सकते हैं, 20 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड तक जो उस विषय से संबंधित एक लघु साक्षात्कार साथ में चलता रहता है, वही होते हैं उस समाचार के बाइट्स जिस पर समाचार टिका होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो कुछ भी उस न्यूज के संबंध में वे लोग बता रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं और एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत ही ये चर्चा चलती है, तो इन्हें कहते हैं समाचार के बाइट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के संबंध में जो न्यूज दिखाई जा रही है, उन चुनावों को लेकर के कुछ चुनाव से संबंधित कोई अधिकारी हो सकते हैं, चुनाव से संबंधित कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं, तो उन लोगों का एक पैनल बिठाया जाता है वहां पर स्टूडियो में और उनसे जो समाचार दिखाए जा रहे होते हैं उनके संबंध में चर्चा की जाती है। तो वो जो चर्चा की जाती है उसके लिए उनको 20 से 40 सेकंड का समय दिया जाता है एक एक व्यक्ति को, और वे उसी समय के दौरान समाचार चलते रहते हैं और वे उस पर बात कर रहे होते हैं। तो वो जो बात कर रहे होते हैं वह उन समाचारों पर ही आधारित होती है और वह होता है समाचार का बाइट्स, ठीक है, समाचार के बाइट्स जिस पर समाचार टिके होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कई बार उनमें बहस भी हो जाती है, ठीक है। तो जब इस बार आप देखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सब चल रहा है न्यूज के साथ साथ ये क्या है, ये है समाचार के बाइट्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार खबर को स्थापित करने में, प्रभाव छोड़ने में, उसको और विस्तार से समझाने में इन बाइट्स का प्रमुख स्थान होता है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि बिना बाइट के समाचार जो होते हैं, मतलब एक में तो बाइट्स होते हैं, दूसरे में जो बिना बाइट के जो समाचार होते हैं जिसमें किसी प्रकार का ऐसा विषय विशेषज्ञों का पैनल नहीं बिठाया जाता है, बल्कि केवल दृश्य के साथ साथ में ही न्यूज एंकर के द्वारा न्यूज सुना दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंकर विजुअल फॉर्मेट, ठीक है। और जो बड़े समाचार होते हैं उनको कहते हैं पैकेज फॉर्मेट, मतलब इस प्रकार से ही समाचार चलाए जाते हैं। एक तो एंकर विजुअल फॉर्मेट होता है जिसमें समाचार चलाए जाते हैं, और एक होता है जो बड़ी खबरों पर आधारित होते हैं, तो वह होता है पैकेज फॉर्मेट। अब हमें ध्यान रखना है, देखिए आपको समाचार लेखन के अंतर्गत आपको जो बाइट्स पर टिके हुए समाचार क्या होते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है वह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टीवी समाचारों के गुण की, कि टीवी समाचार के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। टीवी समाचार के लिए सबसे पहली बात तो यह होती है कि जो टीवी समाचार है वे तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ठीक है।
तथ्यों पर आधारित, टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित हो। दूसरी बात क्या है, उनमें स्पष्टता का होना आवश्यक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया स्पष्टता। दूसरा पॉइंट हो गया स्पष्टता। फिर मतलब कि समाचार स्पष्ट होने चाहिए ताकि आसानी से दर्शकों को समझ में आ सके। तीसरी बात है कि टीवी समाचारों में संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। किसी एक छोटे से विषय को या छोटे से बात को लेकर के और बहुत बड़ा चढ़ा करके जो समाचार दिखा दिए जाते हैं तो वह सही तरीका नहीं है समाचारों का। तो उसमें संक्षिप्तता होने के साथ साथ ही क्या होना चाहिए, संक्षिप्तता के साथ ही भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, भाषा शुद्ध व स्पष्ट हो। देखिए स्पष्टता की बात मैंने यहाँ ऊपर भी लिखी है और यहाँ भी भाषा की शुद्ध और स्पष्टता की बात लिखी है, लेकिन इसमें अंतर है। यहाँ पर जो स्पष्टता है वह है समाचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। समाचार ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको सुनकर के श्रोता भ्रमित हो जाए। ठीक है, तो समाचार बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि उनको सुना और वे समझ में आए। ऐसे समाचार ना हो जिनसे श्रोता भ्रमित हो जाए। और यहाँ पर जो हम स्पष्टता की बात कर रहे हैं वो क्या है कि समाचारों की भाषा जो है उसमें संक्षिप्तता तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में उसमें शुद्धता और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आसानी से सभी दर्शकों को समझ में आ सके। फिर उसमें और क्या बात होनी चाहिए, वो जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, भाषा में एक प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, और भाषा का प्रवाह जो है वो, क्योंकि वो हम विजुअल्स के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो ऑडियो विजुअल में साम्यता होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाषा के प्रवाह तथा मतलब कि ये प्रस्तुतिकरण के समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑडियो विजुअल्स में साम्य होना चाहिए, मतलब सामंजस्य होना चाहिए। अब और क्या बात है, जो टीवी समाचार या स्क्रिप्ट के लेखक होते हैं उनको किसी भी समाचार को बार बार दोहराने से, स्क्रिप्ट को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहिए, बार बार उसको दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर और क्या है इसमें कि एंकर को स्क्रिप्ट के दोहराव से दोहराव मतलब रिपीट करना। ठीक है, दोहराना बचना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें जो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब कई प्रकार के कुछ देखो विशेष विषयों पर, विशेष तथ्यों पर आधारित समाचार भी होते हैं, तो उसमें उसी के अनुसार समाचारों को नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो क्राइम से संबंधित समाचार होते हैं वे होते हैं क्राइम बुलेटिन, जो खेल से संबंधित समाचार हैं तो वे खेल बुलेटिन, स्पोर्ट्स बुलेटिन होते हैं। या फिर मान लीजिए कि जो
चुनावों से संबंधित कोई विशेष बुलेटिन प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो वे चुनाव संबंधी विशेष बुलेटिन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से विषय के अनुसार ही इनको अलग अलग बुलेटिन का नाम दे दिया जाता है, इनके विषयों के अनुसार ही इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई रेडियो समाचार, टीवी समाचारों की, टेलीविजन समाचारों की। इनके लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाइट्स पर टिके हुए समाचार क्या होते हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये क्या प्रभाव छोड़ते हैं, ये सब बातें हमने जानी। अब हम बात करते हैं फिल्म पटकथा। ठीक है, फिल्म पटकथा मतलब कि जो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, पटकथा क्या होता है, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फिल्म पटकथा, फिल्म पटकथा क्या है? पटकथा को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट फिल्म देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो फिल्म है, ये इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो लेखन कार्य होता है, ये लेखन कार्य 3 बातों पर आधारित होता है। ठीक है, अब ये जो 3 बातें हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं, सबसे पहले तो देखिए कहानी लिखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, कहानी के बाद में तैयार होती है पटकथा, कहानी के बाद में पटकथा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। और इसके बाद में इसके अंतर्गत लास्ट में जो आते हैं वह क्या आते हैं, वह होते हैं डायलॉग। कहानी के, स्क्रिप्ट के डायलॉग, या फिर जिनको कहते हैं हिंदी में संवाद। ठीक है, इन 3 चरणों में स्क्रिप्ट, एक फिल्म जो है उसके स्क्रिप्ट तैयार होती है। मतलब इसका जो लेखन कार्य है, फिल्म का जो लेखन कार्य है वह इन 3 चरणों में पूरा होता है। तो चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे फिल्म हो या थिएटर हो, मतलब रंगमंच हो, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह किसकी होती है? वह होती है राइटिंग या लेखन की। तो फिल्म और टेलीविजन जगत में जो शूटिंग की जाती है, फिल्मांकन किया जाता है, फिल्मांकन करना मतलब शूटिंग करना, जो फिल्मांकन किया जाता है, या फिर थिएटर में या मंच पर जो प्रस्तुत किया जाता है, नाटक हो चाहे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन सारे, ये सब बाद के काम है, इन सभी काम से पहले होता है लेखन कार्य। और उसके बाद में मतलब जो लेखन होता है कहानी के रूप में, फिर आगे बढ़ता है पटकथा के रूप में। तो निर्देशक के सामने इस प्रकार से लेखन, मतलब कहानी इस प्रकार लिखी जाती है कि जब निर्देशक उसको पढ़ता है तो एक एक दृश्य जो है वो उसके सामने सजीव हो जाता है, उसके सामने उपस्थित हो जाए, अपनी उसकी कल्पना में वो एक एक दृश्य कहानी का उपस्थित हो जाए, वो होता है उसका लेखन। और ये लेखन इन 3 भागों में होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व है फिल्मों में? तो देखिए, वैसे तो जो लेखन कार्य होता है वह कहाँ तक, लेखक और साहित्यों का वास्ता तो केवल कागज तक, कलम तक होता है, लेकिन जो टीवी प्रोग्राम और फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर जो फिल्म लिखने वालों को अपनी कला की परफॉर्मिंग को क्या करना पड़ता है, आर्ट में बदलना पड़ता है। उसको मतलब जो भी निर्देशक, जो पटकथा लेखक होता है, उसमें वो कला होनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए कि जिससे
उसकी लिखी हुई कहानी जो है वो किसी अच्छी फिल्म में तब्दील हो सके, बदल सके। तो उन्हें जो कुछ भी लिखना होता है उसको पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके, और इसके लिए स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लिखते समय भी, स्क्रिप्ट लिखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और वे बातें कौन सी होती है कि इसमें एक तो फिल्म के बजट का ध्यान रखना होता है, दूसरा लिखते समय पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों और उनकी सीमाओं को समझना होता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह भी होता है, देखिए स्क्रिप्ट जो है किसी भी फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है वह क्या होता है, वह है उस फिल्म की स्क्रिप्ट। ठीक है, जो महत्वपूर्ण भाग है वह है उस फिल्म की स्क्रिप्ट। यदि स्क्रिप्ट में दम है तो साधारण से अभिनेताओं की जो फिल्म है वह भी खूब चल जाती है, खूब कमाई कर लेती है। लेकिन यदि स्क्रिप्ट में दम नहीं है तो फिर चाहे कितने बड़े बजट में, कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में फिल्म बना ली जाए तो भी वह उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाती और वह फेल हो जाती है, तो इसलिए फ्लॉप हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत दमदार। तो अच्छी बात यह है कि आज के समय में बहुत सारे अच्छे लेखक, अच्छे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, अच्छे डायलॉग राइटर हैं, ये मौजूद हैं, और इन्हीं के कारण से ये जो फिल्म जगत है ये और अधिक तरक्की करता जा रहा है। एक एक दिन में इतने सारे एपिसोड के जो सीरियल तैयार होते हैं, तो इनकी कहानियां लिखना, इनकी स्क्रिप्ट तैयार करना, इनकी डायलॉग्स तैयार करना, तो आज ये एक रोजगार के रूप में, एक विशाल क्षेत्र के रूप में ये उभरा है। इन लेखकों के लिए, इन संवादों, इन कहानियों, पटकथा लेखकों के लिए एक प्रकार से एक बड़ा रोजगार कहा जा सकता है। तो ये सारी बात हो गई स्क्रिप्ट की। ठीक है, फिल्म पटकथा की। आपको इसमें एक मुख्य प्रश्न जो बनता है वो क्या बनता है, वो यही बनता है कि फिल्म पटकथा को लिखने का चरण कौन सा है। ठीक है, तो फिल्म पटकथा किसी भी फिल्म को 3 चरणों में, फिल्म के स्क्रिप्ट को 3 चरणों में लिखा जाता है। तो इसका लेखन कार्य 3 चरणों में होता है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, फिर उसकी पटकथा या स्क्रिप्ट तैयार होती है, और अंत में उसके डायलॉग या संवाद तैयार होते हैं। लेकिन ये बहुत ही प्रभावी होने चाहिए, और जो भी स्क्रिप्ट राइटर है वो भी बहुत ही रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये आज यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है। फिर देखिए, जितना आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में जो लेखन, समाचार लेखन का कार्य है, वो सारा आपको समझा दिया गया है। उसमें जो मुख्य बातें हैं वो यही है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में दृश्य, जो श्रव्य माध्यम है वह तो है रेडियो, और जो दृश्य श्रव्य माध्यम है वह है टेलीविजन। अब रेडियो पर जो समाचार कार्य होता है, समाचार लेखन होता है, वह किस प्रकार से होता है, उसकी प्रस्तुति कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके अलावा जो टेलीविजन है, टेलीविजन जो कि दृश्य और श्रव्य माध्यम है, तो उस पर समाचारों की प्रस्तुति किस प्रकार की जाती है और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब आज की आपकी कक्षा यही समाप्त होती है। जो कुछ यहाँ समझाया गया है आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इसको, वीडियो को भी सुन लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।